नमस्कार दोस्तों। फाइनली बांग्लादेश को एक नया प्रधानमंत्री मिल गया और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भर भर की बधाइयां दी है। एक तरफ भारत के लोगों को लग रहा है कि भाई अब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेशियों को भी लग रहा है कि भाई उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि अच्छे दिन नहीं बल्कि काले दिन आने वाले हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि बांग्लादेश को प्रधानमंत्री के रूप में एक ऐसा शख्स मिला है जिसके ऊपर पहले से ही आतंकवादी होने का ठप्पा लगा हुआ है, आतंकवादी होने का टैग लगा हुआ है। पहले से ही भ्रष्टाचार के कई प्रकार के आरोप लगे हुए हैं और यहाँ तक कि एक बार अमेरिका तक ने इस व्यक्ति को लेकर टिप्पणी करी थी कि यह केवल 10% मिनिस्टर है। अब अमेरिका ने इसको 10% मिनिस्टर क्यों कहा था, उसकी कहानी भी अभी आगे हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये वही शख्स है जिसने एक समय पहले भारत को बुरी तरीके से परेशान किया। भारत के अंदर हथियारों से भरे हुए ट्रक को घुसाने की कोशिश करी थी, यहाँ तक कि पूरे भारत के अंदर बम ब्लास्ट हो, इस प्रकार का षड्यंत्र रचा था इस व्यक्ति ने। ये वही शख्स है जिसने भारत के असम राज्य को काटने का षड्यंत्र रचा था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके उन काले कारनामों की जिस पर समय का ढक्कन लगा दिया गया है, जिस पर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया भी बात नहीं कर रही है। क्योंकि भाई जब ये पर्दे के पीछे था तब तो इसने इतने बड़े बड़े कांड किए थे, तब तो ये इतने बड़े बड़े कांड किया करता था भारत के नॉर्थ ईस्ट में। भाई साहब इसने तबाही मचा रखी थी। अब तो ये सीधे बांग्लादेश की गद्दी पर आकर बैठ गया है। तो अब ये किस तरीके के कारनामे करने वाला है, भाई इसके काले कारनामों को सुनोगे ना तो आप भी कहोगे कि इससे अच्छा तो यूनुस ही था। तो अभी एक एक करके इसके सारे काले कारनामों से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे पर्दे के पीछे रहते हुए भी किंग कहलाया और कैसे कैसे इसने काले कारनामे किए हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत आखिर बांग्लादेश के बॉर्डर पर अचानक से भारी संख्या में सेना तैनात क्यों कर रहा है, हथियार डिप्लॉय क्यों कर रहा है, आखिर हो क्या रहा है भाई, कहीं कुछ हमसे छिपाया तो नहीं जा रहा है। क्योंकि इन मुद्दों पर हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी बात नहीं कर रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं करंट तक। स्क्रीन पर जिस शख्स को आप देख रहे हैं यही है बांग्लादेश का नया प्राइम मिनिस्टर, जिसका नाम है तारिक रहमान। तारिक रहमान वो शख्स है जिसको 17 साल पहले बांग्लादेश से खदेड़ दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था। क्योंकि इसके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगे हुए थे। 17 सालों तक ये लंदन में रहा। लेकिन भाई जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, जब शेख हसीना को बांग्लादेश की जनता ने वहां से खदेड़ दिया, तो इसने मौके का फायदा उठाया और लंदन से लौट आया। और इंसिडेंट तो देखिए कि जब ये लौट कर आता है तो इसकी माँ खालिदा जिया की मौत हो जाती है। उसके बाद चुनाव का डेट भी अनाउंस हो जाता है और 12 फरवरी को चुनाव होता है, जिसके बाद बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में इसको चुन लिया जाता है। और आपको बता दें कि उसकी माँ खालिदा जिया कई बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और पिता राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कहने का मतलब है कि बांग्लादेश को एक ऐसा शख्स प्रधानमंत्री के रूप में मिल रहा है जिसके पिता भी राष्ट्रपति रह चुके हैं और माँ प्रधानमंत्री रह चुकी है। और अब यह खुद प्रधानमंत्री बनने जा रहा है क्योंकि इसने चुनाव में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। इसकी जो पार्टी है बीएनपी, उसको 212 सीटें मिली हैं और जेआईबी यानी जमाते इस्लामी को महज 65 सीटें मिली हैं और अदर को 9 सीटें मिली हैं। आपको बता दें कि जो जमाते इस्लामी पार्टी है ना, ये वही पार्टी है जिसने बांग्लादेश के निर्माण का बहुत ज्यादा विरोध किया था और इसके नेताओं ने कहा था कि हम पाकिस्तान के समर्थन में हैं, बांग्लादेश के समर्थन में नहीं है। लेकिन अब जब बांग्लादेश के अंदर चुनाव हो रहा है तो जमाते इस्लामी वाले सबसे पहले चिल्ला रहे हैं कि भाई हम तो बांग्लादेश का भला चाहते हैं, हम तो भारत का भी भला चाहते हैं। इस प्रकार की नारेबाजी इस चुनाव के दौरान इन्होंने करी थी। लेकिन भाई फिर भी इन सब की बैंड बज गई। वहां की जनता ने इनको सिरे से नकार दिया और तारिक रहमान को अपना समर्थन दिया। एक बात और आपको बता दें कि भाई 35 साल बाद बांग्लादेश में कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। क्योंकि 35 सालों से बांग्लादेश पर दो बेगमों का राज था, शेख हसीना और खालिदा जिया। शेख हसीना वो चेहरा है जिन्होंने हमेशा भारत का सपोर्ट किया, भारत के सपोर्ट में ही हमेशा अपने प्रवचन दिए। और जितनी भी जनता बांग्लादेश के अंदर रहती थी, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की हो, सबको उन्होंने एक आंखों से देखा, सबको एक समान रखने का इन्होंने काम किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ खालिदा जिया हमेशा भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ी रही, भारत विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देने का काम किया, पाकिस्तान का सपोर्ट किया और बांग्लादेश के अंदर रेडिकल इस्लाम को बढ़ाने की कोशिश करी। उनके टाइम में हमेशा अल्पसंख्यकों पर जमकर अत्याचार हुआ। देखिए होता यूं है कि 1990 आते आते बांग्लादेश की राजनीति में काफी उथल पुथल मच जाता है और उसी दौरान तारिक रहमान के पिता जियाउर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है और यहीं से तारिक रहमान के राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है।
तारिक रहमान की राजनीतिक करियर की असल कहानी यहीं से शुरू होती है। पिता के राष्ट्रपति बनते ही पहली बार तारिक रहमान राजनीति में एक्टिव होता है, और यहाँ पर ध्यान देना कि खुले तौर पर नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे से। यानी इसके पिता राष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति जो बोलता है वही होता है पूरे बांग्लादेश के अंदर। तो इसने बोला कि पिताजी एक काम करिए, मैं आपको जो इंस्ट्रक्शन दूंगा आप केवल वही करना। कौन से नेता को कहां पर तबादला करना है, कौन से छात्र संगठनों को क्या इंस्ट्रक्शन देना है, कैसे एक्टिव करना है, वो सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा और आप वही करना। यानी कि पूरे बांग्लादेश को ये बात पता चलने लगा था कि आज जो हमारे सामने जियाउर रहमान दिखाई दे रहे हैं, वो केवल एक है डमी मात्र है। असली प्लानिंग तो घर में बैठकर होती है, और वो कौन करता है? तारिक रहमान। और इसी वजह से बांग्लादेश की जनता ने पहली बार इसे एक नाम दिया, पर्दे के पीछे का खिलाड़ी, पर्दे के पीछे का किंग। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और जियाउर रहमान के घर के अंदर से राजनीति के मैदान में एक और खिलाड़ी की एंट्री होती है। इसकी मां भी चुनाव के मैदान में उतरती है और चुनाव जीत भी जाती है, प्रधानमंत्री बन जाती है। 2001 से 2006 के बीच 6 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहती हैं। मतलब पिता राष्ट्रपति और मां अब प्रधानमंत्री बन चुकी थी। लेकिन खालिदा जिया भी पिता की तरह ही सिर्फ डमी प्रधानमंत्री थी। खालिदा जिया केवल पर्दे के सामने प्रधानमंत्री दिखाई देती थी। लोगों को लगता था कि यही प्रधानमंत्री हैं। पर्दे के पीछे अलग ही कहानी चल रही थी। बांग्लादेश की पूरी बागडोर अब किसके हाथ में आ गया था? तो भाई इसी किंग जो पर्दे के पीछे बैठा था, तारिक रहमान, उसके हाथ में पूरे बांग्लादेश की कमान आ चुकी थी। ऐसे में हुआ क्या? अब खुले तरीके से सब कुछ चलने लगा था। अगर आपको कोई काम करवाना है तो खालिदा जिया से आपको नहीं मिलना है। आपको कोई भी काम करवाना है तो आपको प्रधानमंत्री आवास में जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी बांग्लादेश के अंदर नेता हैं, जितने भी पुलिस वालों की पोस्टिंग करवानी है, जितने भी बिजनेसमैन हैं, किसी प्रकार का कोई ठेका लेना है किसी को, कहीं पर कोई क्राइम हो गया हो, कौन गुनहगार है, किस प्रकार का भ्रष्टाचार होगा, बांग्लादेश की राजनीति कैसे चलेगी, इंटरनेशनल तरीके से क्या होगा, सब कुछ भाई कौन डिसाइड कर रहा था और कहां से डिसाइड होता था? तो सब कुछ डिसाइड होता था हवा भवन से। आपको बता दें कि तारिक रहमान ने एक बहुत आलीशान महल बनवाया था जिसको नाम दिया था हवा भवन, और इसी हवा भवन से पूरे बांग्लादेश की बागडोर संभाली जाती थी। और यहां से सब कुछ डिसाइड होने के बाद फाइलें सीधे प्रधानमंत्री ऑफिस पहुंच जाती थी, जहां पर खालिदा जिया बैठकर केवल सिग्नेचर करने का काम करती थी। और ये काम बहुत लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन फिर एक बार धीरे धीरे करके बांग्लादेश की राजनीति में एक और बहुत बड़ा उथल पुथल आना शुरू हो गया। 2005 आते आते बांग्लादेश के अंदर आतंकवादी बुरी तरह से एक्टिव हो गए। यहाँ पर आपको बता दें कि 2002 के बाद से ही एक्टिव होना शुरू हो गए थे। लेकिन 2005 आते आते इन्होंने एक बहुत बड़ा बम धमाका बांग्लादेश के अंदर कर दिया, और उन आतंकियों को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था तारिक रहमान। यहां तक कि तारिक रहमान के सामने ये बातें कही गई थी कि हम भारत के अंदर भी इसी प्रकार का काम करने जा रहे हैं, आपको हमारा सपोर्ट करना होगा। हालांकि इसको लेकर कई प्रकार की कहानियां हैं, इसको लेकर कई प्रकार की कहानियां सामने निकल कर आती हैं। कुछ में कहा जाता है कि तारिक रहमान ने उसका साथ नहीं दिया था, और कुछ में कहा जाता है कि तारिक रहमान ने खुलकर साथ दिया था, क्योंकि सत्ता पूरी तरीके से उन्हीं के हाथों में थी। पूरी सत्ता उन्होंने संभाल रखा था। मतलब बांग्लादेश के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है और बांग्लादेश के रास्ते से कौन भारत के अंदर घुस सकता है, ये सारी जानकारी इसी आदमी के पास रहती थी। धीरे धीरे इसने भारत विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। उस टाइम इसने भारत को लेकर कई प्रकार के स्टेटमेंट दिए थे, जिसमें इसने कहा था कि हम भारत से असम को अलग कर देंगे, यानी असम राज्य को पूरी तरीके से भारत से काट देंगे, हम भारत के नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे। आपको बता दें कि इसके टाइम में बांग्लादेश के अंदर बहुत अत्याचार हुआ था। वहां के हिंदुओं, अल्पसंख्यकों के साथ खूब अत्याचार हुआ था। लोग भाई उस समय देश छोड़कर पलायन करने को मजबूर थे। और फिर इसको एक और नया नाम मिलता है, डार्क प्रिंस। अब जरा देखिए कि बांग्लादेश के अंदर तो अत्याचार चल ही रहा था, मगर अब ये अत्याचार, आतंकवाद सीमा पार करके भारत के अंदर पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा था। दिन था 1 अप्रैल 2004। 1 अप्रैल 2004 को बांग्लादेश के चटगांव के अंदर, आपको बता दें कि अगर भारत का एक चिकन नेक है ना, तो बांग्लादेश का 2 चिकन नेक है। एक चटगांव और दूसरा श्रीरंगपुर। और जो चटगांव है, यहाँ पर एक बंदरगाह है, और इसी बंदरगाह पर एक ट्रक आकर खड़ी होती है, जिसके अंदर AK-47 बम धमाका करने वाले हथियार होते हैं। यानी कि ऐसे ऐसे हथियार जो सेना के पास होने चाहिए, सारे के सारे हथियार एक ट्रक के अंदर भर दिए जाते हैं। और वो ट्रक आती कहां से है? पाकिस्तान और चाइना से, दोनों से। क्योंकि भाई इस ट्रक में चाइना के भी हथियार भरे हुए थे, चाइना के हथियार भी लदे हुए थे।
और पाकिस्तान के हथियार भी उसके अंदर शामिल थे। म्यांमार के रास्ते होते हुए इनके पास आते हैं और यहाँ से इस ट्रक को कहाँ पहुंचाने की कोशिश किया जाता है, तो भारत के अंदर। और जब यह भारत की तरफ जा रही होती है, तो बांग्लादेश के जो कोस्ट गार्ड होते हैं और भारत की जो पुलिस फोर्स होती है, वो इस ट्रक को वहीं पर पकड़ लेती है। यानी कि जो आर्मी वगैरह वहां पर थी, उन्होंने इसको पकड़ लिया और इनका सारा प्लान वहीं पर फेल हो जाता है। बाद में छानबीन की गई, खालिदा जिया की सरकार करती है और शेख हसीना की आती है। जब इस पर छानबीन होती है, तो वही खुलासा होता है कि यह सब तारिक रहमान के नेतृत्व में चल रहा था, तारिक रहमान के नेतृत्व में हो रहा था। भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर धमाका कराने का प्लान इनकी तरफ से बनाया गया था और इनकी हेल्प करने के लिए जो ग्रुप बैठे हुए थे, वो भारत के इन्हीं 7 सिस्टर राज्यों के अंदर घुसकर बैठे हुए थे। कहां पर? भारत के 7 सिस्टर राज्यों के अंदर घुसकर बैठे हुए थे और चिकन नेक पर धमाका करके असम को अलग करने का प्लान कर रहे थे। क्योंकि तारिक रहमान ने पहले ही भारत को धमकी दी थी कि हम चिकन नेक को काट देंगे और असम को भारत से अलग कर देंगे। हालांकि खुलासे के बाद बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें भारत और बांग्लादेश दोनों देशों की सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन किया और फिर बाद में उन आतंकियों को पकड़कर, जो बांग्लादेश के अंदर आतंकी पकड़े गए थे, उनको शेख हसीना ने भारत को सौंप दिया था। और उसी के बाद से, यानी 2004 के बाद से जब शेख हसीना सत्ता संभाली, तो फिर धीरे-धीरे करके भारत और बांग्लादेश के रिश्ते दोबारा से पटरी पर आने शुरू हो गए। क्योंकि जो भी व्यक्ति भारत के खिलाफ नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा था, उसे शेख हसीना गिरफ्तार करवा के भारत भिजवा देती थी। आप जरा सोचिए कि ये कैसा व्यक्ति है। फिर एक बार किस तरीके का व्यक्ति बांग्लादेश की सत्ता में बैठने जा रहा है। सोचने वाली बात है। लोग सोच रहे हैं कि इसके सत्ता संभालने के बाद भारत बांग्लादेश के रिश्ते पटरी पर लौट आएंगे। अब जरा सोचिए कि 1 अप्रैल 2004 को रात के 2 बजे जो ट्रक भारत में घुसाने की कोशिश किया जा रहा था, जिसके अंदर हथियार भरे हुए थे, AK-47 और बम भरे हुए थे, अगर ये अपने मकसद में कामयाब हो गए होते, तो भाई भारत में घुस गए होते, तो भाई उस समय भारत में क्या हुआ होता? जरा कल्पना करिए, कितने बड़े-बड़े धमाके हो सकते थे। भारत की चिकन नेक पर कितनी गोलियां चलती, कितना बड़ा ऑपरेशन चलता, शायद हम और आप आज कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और तारिक रहमान यहीं पर नहीं रुकता है। साल 2004 में बांग्लादेश में ये एक और बहुत बड़ा धमाका करवाता है, जिसमें शेख हसीना बाल-बाल बची थी। तारीख थी 21 अगस्त 2004, जब खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी और शेख हसीना उनके विपक्ष में थी। शेख हसीना लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रही थी, लेकिन एक दिन जब यह चुनाव प्रचार कर रही थी, तो ये ट्रक के ऊपर जाकर खड़ी होती है और अपना भाषण देने के लिए। लेकिन जैसे ही ये भाषण देना शुरू करती हैं, तो वहां ट्रक के आसपास कुछ लोग आते हैं और ग्रेनेड फेंक देते हैं। और यहाँ पर ध्यान देना कि ग्रेनेड फेंकने वाला कोई और नहीं होता है, बल्कि तारिक रहमान के कुछ लोगों के तरफ से ग्रेनेड फेंका जाता है और उस धमाके में 20 लोगों की मौत हो जाती है और करीब-करीब 400 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। लेकिन शेख हसीना बाल-बाल बच जाती हैं। खबर छपती है कि भाई शेख हसीना बाल-बाल बच गई। तो भाई क्या है तारिक रहमान का इतिहास। अब चलिए आपको बताते हैं कि अमेरिका ने इसको 10% का मंत्री क्यों कहा। उसके बाद आपको बताएंगे कि बांग्लादेश की जनता को क्या चूरन चटवाया भाई इस व्यक्ति ने और कैसे ये चुनाव जीता। आपको बता दें कि अमेरिका ने जब अपनी कुछ फाइलों को चेक किया और सार्वजनिक किया, तो उनको पता चला कि हर एक टेंडर में जो बांग्लादेश के अंदर पास किया जा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ठेका ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, जिसके अंदर अगर सरकार को परमिशन देना है, सिग्नेचर करना है, तो उसने हर एक टेंडर को पास करने के लिए अपना कमीशन फिक्स कर रखा था। इसलिए अमेरिका ने इसको नाम दिया था 10% मिनिस्टर। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश की जनता भाई इतनी अंधी कैसे हो गई कि इसको चुन लिया। बांग्लादेश पर इतना अत्याचार करने वाला, बम धमाका करवाने वाला अचानक से बांग्लादेश का हीरो कैसे बन गया। आखिर इसने बांग्लादेश की जनता को कौन सा नया नया चूरन चटवाया है कि रातों रात हीरो बन गया और चुनाव जीत लिया। अभी आगे हम आपको एक एक करके बताएंगे, मगर उससे पहले देखिए, शेख हसीना को अगर छोड़ दिया जाए, तो उनके अलावा जितने भी बांग्लादेश के नेता हुए, वो सब के सब भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम किए हैं। भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। यूनुस भी हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम किया। कभी चाइना के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ उसने 18 महीने जब तक हो रहा तब तक मीटिंग किया। खालिदा जिया भी हमेशा भारत के विरोध में बोलती थी और अब इसके बेटे तारिक रहमान ने सत्ता संभाली है। और यहाँ पर ध्यान देना कि तारिक रहमान जो है, वो हमेशा पाकिस्तान का समर्थक रहा है, पाकिस्तान का सपोर्टर रहा है। और इस बार भी इसने कहा है कि हम भारत के विरोध में जाएं या ना जाएं,
मगर पाकिस्तान का सपोर्ट हमेशा करते रहेंगे। और दूसरी बात जो सबसे गौर करने वाली बात है वो ये है कि चाइना ने अब तक जो भी प्रोजेक्ट यहां पर चला रखे हैं वो प्रोजेक्ट भी आगे चलते रहेंगे। जो भी डील हुई है चाइना के साथ अब तक वो सब काम जारी रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब भारत विरोधी जो नैरेटिव है वो पूरी तरीके से एक्टिव रहेगा, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। देखिए होता क्या है कि समय बदल जाता है लेकिन इंसान की जो फितरत होती है ना वो कभी नहीं बदलती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसने बांग्लादेश की जनता को कौन से नए चूरन चटवाए कि इसको वहां की जनता ने हीरो मान लिया। तो सबसे पहले तो इसने कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री 2 टर्म से ज्यादा नहीं बन सकता है। मतलब 10 साल की लिमिट होनी चाहिए, जैसे कि अमेरिका के अंदर होता है कि 2 बार से ज्यादा आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। और दूसरा वहां पर उस उपराष्ट्रपति का पद नहीं है, तो उसने उपराष्ट्रपति के पद को बनाने की बात कही है और जनता के भले के लिए संविधान को बदलने की बात कही है। भ्रष्टाचार को लेकर इसने खूब चर्चा किया है। इसके साथ ही इसने कहा है कि बदले की राजनीति का हम अंत करेंगे, किसी भी देश के साथ हमें कोई बदला नहीं लेना है। यानी सीधे तौर पर ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने 1971 में जो नरसंहार बांग्लादेश के अंदर किया, बांग्लादेश की महिलाओं के साथ जो रेप वगैरह दुष्कर्म वगैरह किया, हम उसको भूलने को तैयार हैं। यानी अभी तक बांग्लादेश के जो भी नेता ये बात कहते थे, मतलब जितने भी नेता हुए वो सब के सब यही बात कहते थे कि भाई पाकिस्तान को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अब ये कह रहा है कि हम भाई बदले की भावना को भूल रहे हैं, हम सब कुछ भूलने को तैयार हैं। और दूसरी बात इसने जो कही है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, युवाओं के लिए 20 लाख से ज्यादा नौकरी पैदा करेंगे, कपड़ा इंडस्ट्री के अलावा और भी कई क्षेत्रों में काम करेंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश गारमेंट और टेक्सटाइल के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। लेकिन अब ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कामों पर और ज्यादा फोकस करेंगे और अलग कामों पर भी फोकस करेंगे। महिलाओं को फ्री में शिक्षा दी जाएगी और अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके पूजा स्थलों को, उनके धार्मिक स्थलों को, उनको हम सुरक्षित करने का काम करेंगे। उसके लिए कठोर नियम बनाएंगे, कठोर कानून लेकर आएंगे। और इसने कहा है कि ढाका में बुलेट ट्रेन चलाएंगे। हालांकि इसके साथ ही इसने ये भी कहा है कि बराबरी और आपसी सम्मान पर आधारित भारत के साथ रिश्ते को रीसेट करने की कोशिश करेंगे। चीन और भारत के साथ रिश्ते को बैलेंस बनाने की भी कोशिश करेंगे। आसियान और सार्क देशों में फिर से अपना जमावड़ा और अपनी स्थिति को फिर से हासिल करने की कोशिश करेगा। तो भाई इस प्रकार का चूरण बांग्लादेश की जनता को इसने दिया चुनाव जीतने के लिए। लेकिन इसका इतिहास कैसा रहा वो तो हमने आपको बता ही दिया। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, भारत विरोधी गतिविधियों में ये पूरी तरीके से भाई लिप्त रहा। और जब खालिदा जिया की सरकार गिर गई तो इसके बाद इसको यहां से भगा दिया गया, मतलब बांग्लादेश से भगा दिया गया। खालिदा जिया ने उसको बांग्लादेश से भगा दिया था। अब यहां पर सवाल उठता है कि भाई आपको क्या लगता है, क्या फिर से ये भारत में कोई उथल पुथल कराने की साजिश करेगा या फिर भारत को साथ लेकर चलेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मुद्दे की बात करते हैं कि भाई आखिर भारत बांग्लादेश की बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सेना तैनात क्यों कर रहा है, वहां पर बड़ी संख्या में हथियार डिप्लॉय क्यों किया जा रहा है। देखिए भारत को भी कहीं ना कहीं पता है कि भले ही बांग्लादेश में सरकार बदल गई हो लेकिन समस्या का हल नहीं होने वाला है। क्योंकि समस्या जो है ना वह एक वैचारिक संघर्ष की है, इस्लाम और सनातन के संघर्ष की है। और यह समस्या बिजली, पानी, आर्थिक मदद देने से हल नहीं होने वाली है। बांग्लादेश के खिलाफ आज नहीं तो कल सख्त कदम उठाना ही होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि तारिक रहमान कह रहा है कि भाई चीन के सारे प्रोजेक्ट चलते रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और आपको याद होगा कि लाल मुनीर हट एयरबेस जो अंग्रेजों के टाइम में बनाया गया था, जिसको बंद कर दिया गया था, जो चिकन नेक के, भारत के चिकन नेक के एकदम से पास में है, उसको बांग्लादेश चीन को दे दिया है। यूनुस मियां ने चीन को दे दिया। तो ऐसे में भाई भारत पूरी तरीके से सतर्क है। और अब खबर आ रही है कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर बदलती हालात और बढ़ती साजिशों के बीच भारतीय सेना ने 20 अत्याधुनिक टैक्टिकल ड्रोन तैनात कर दिए हैं और सेना की मौजूदगी को बढ़ाया जा रहा है। मतलब आप ये मानकर चलिए कि बांग्लादेश ने अगर कोई गलती करने की कोशिश करी, कोई हिमाकत करने की कोशिश करी, तो भाई बांग्लादेश का इस बार नक्शा बदलने वाला है। भारत पूरी तरीके से तैयार है। तो फिलहाल तो इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।